सर, कास्ट की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और धर्म की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, क्या दोनों को आप एक तरह से देखते हैं? इसलिए जाति बेस्ड राजनीति हमेशा सोशल जस्टिस की होगी ऐसा नहीं है। निम्न जाति का व्यक्ति अमीर होने के बाद भी सामाजिक सम्मान हासिल नहीं कर पाता है। से हम शुरुआत करते हैं। बिहार में अभी कास्ट सर्वे हुआ और जो कास्ट सर्वे के जो नतीजे आए, जो तथ्य, जो आंकड़े आए, आपको लगता है कि ये आंकड़े कोई चौंकाने वाले हैं? मुझे तो नहीं लगा कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैंने बहुत इस पे सोचा नहीं था कि आंकड़े कैसे आएंगे, तो चौंकने वाली बात तो मुझे भी खास नहीं लगी इसमें। कारण ये है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ था कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% भारत में है। तो 52% जनसंख्या तो भारत में है ही, और ये हर जगह बराबर नहीं होती है। तो बिहार जैसे राज्य में ओबीसी का 63% अगर उसमें आ रहा है डेटा, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो सर, जैसा आप बता रहे थे, इसी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है 2024 इलेक्शंस के पहले कि धार्मिक बहुसंख्यकवाद को जातीय बहुसंख्यकवाद से टैकल करने की कोशिश होगी और इसे एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या आपको ये जो हथियार है, ये आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या यही एक रास्ता है धार्मिक बहुसंख्यकवाद को टैकल करने का? देखिए, बीजेपी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीतिक पढ़ाई बहुत कम है। बीजेपी के पास इस समय दो ऐसी नीतियां हैं जो 2024 के इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं और मैं बहुत एंजॉय करता हूं न्यूट्रल होने को। बीजेपी के पक्ष में एक तो राष्ट्रवाद है ही, और जैसे जैसे राष्ट्रवाद होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, बीजेपी को लाभ होगा। इलेक्शन में अभी तो करीब 7-8 महीने हैं, 6-7 महीने हैं। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, भारत पाकिस्तान के विवाद हो सकते हैं, चीन से हो सकता है जो फायदा पहुंचाएगा। असली चीज़ जिस पर ध्यान नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक कमीशन है जिसको रोहिणी आयोग कहते हैं। रोहिणी आयोग ने कई बार एक्सटेंशन लेने के बाद में रिपोर्ट सबमिट कर दी है राष्ट्रपति को। मेरे ख्याल से जो इंडिया गठबंधन है उसका हथियार होगा कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना, क्योंकि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है। बीजेपी सवर्ण आबादी पर खेलती है, इसलिए उनको लगता है कि ओबीसी की जनसंख्या से हम इलेक्शन जीत लेंगे। बीजेपी के पास दो हथियार हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि 2009 और 19 के बीच में उनका ओबीसी वोट बैंक काफ़ी बढ़ा है। दूसरा, रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन से भी बाहर आई नहीं है, ब्रीफ कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, अगर आपने पढ़ाई होगा। उसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि ओबीसी की जातियां कितनी हैं। काका कालेलकर आयोग ने ओबीसी जातियों की संख्या 2399 बताई थी, 2400 मान लीजिए। मंडल कमीशन ने 3700 कुछ बताई थी, ये जातियों की संख्या है। केंद्र में जो जातियां ओबीसी में आती हैं उनकी संख्या 3000 के आसपास है, लेकिन कुल ग्रुप्स आप 6000 मान सकते हैं, जो कास्ट सब कास्ट मिला के। रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन ये है, रिकमेंडेशन नहीं, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि 6000 जातियों को जो आरक्षण मिलता है उनमें से 50% आरक्षण केवल 40 जातियों को मिल रहा है। ये 40 जातियां वो हैं जो ओबीसी वोट बैंक का ठीक ठाक हिस्सा हैं, लेकिन ध्यान रखना है, वो 63% में से उनकी आबादी मुश्किल से 15% के आसपास होगी, बहुत हुआ तो 20 होगी। तो 20% आबादी वाले 50% लाभ ले रहे हैं। अब बीजेपी क्या करेगी? जो मेरी गट फीलिंग है, इलेक्शन से पहले रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगे। अगर लागू हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा? आरक्षण में आरक्षण। सर, कास्ट की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स और धर्म की आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, क्या दोनों को आप एक तरह से देखते हैं? आप किसी एक को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं और एक को सोशल जस्टिस से जोड़कर देखा जाता है? जैसे धर्म की जो धार्मिक बहुसंख्यकवाद को लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, जातीय पहचान की राजनीति को लोग सोशल जस्टिस से जोड़ते हैं। क्या ये आपको तर्क सही लगता है? मेरे ख्याल से जाति वाली राजनीति में खतरा कम है धर्म की राजनीति से, लेकिन ये बात एब्सोल्युटली सही नहीं है। अगर किसी समाज में किसी धर्म का प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, उस समाज को धार्मिक राजनीति भी करनी चाहिए।
ऐसे ही जाति के मामले में ये सोचना कि जाति हमेशा सोशल जस्टिस की राजनीति, ऐसा नहीं है। और अब 1967 के बाद का सारा खेल देखें, जब से जाति केंद्र में आई, शुरुआत में उच्च जातियों के समूह ज़्यादा बने, या उच्च नहीं तो कम से कम मध्यवर्ती जातियों के। जैसे अजगर एक बहुत प्रसिद्ध समूह हुआ था, जिसमें अहीर, जाट, राजपूत, गुर्जर ये समुदाय मिलकर एक हुए थे। ये दलित समाज तो नहीं था। इसलिए जब जातियां एक होंगी, प्रभुत्व की जातियां जब लड़ती हैं आपस में, जैसे कर्नाटक में अगर आप देखें, लिंगायत और वोक्कालिगा जब लड़ते हैं, दोनों डोमिनेंट कास्ट हैं, बहुत दलित कास्ट तो नहीं है। इसलिए जाति बेस्ड राजनीति हमेशा सोशल जस्टिस की होगी, ऐसा नहीं है। वो डोमिनेंस की भी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक संभावना है, जब जाति आधारित राजनीति दलित वर्गों के सर पे आती है, जब बहुजन समाज पार्टी बनती है, या BS4 जो बनाया था काशीराम जी ने, वहाँ लगता है कि हम एक बहुत दबे हुए समाज को राजनीति के माध्यम से ताकत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से लोकतंत्र की एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि बहुत निम्न कही जाने वाली जातियां भी संख्या बल के बेस पर अब डिमांड करने की स्थिति में आ गई हैं, अपना हक मांग पा रही हैं। और ये समतलीकरण राजनीति में, समाज में एक अच्छी बात है। तनाव होता है, सीधी सी बात है, बिना तनाव के कौन सा परिवर्तन होता है? तनाव तो होता है। लेकिन जाति की राजनीति से बेहतर राजनीति भविष्य में होगी गरीब की राजनीति, क्योंकि गरीब में निम्न जाति भी शामिल हो जानी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि आर्थिक आधार पर सारे फैसले हो जाते हैं, मैं वो नहीं मानता हूँ। क्योंकि हम गरीबी और आत्मसम्मान को हमेशा इस रूप में नहीं देख सकते कि गरीब व्यक्ति है यानी व्यक्ति अमीर है तो आत्मसम्मान उसका बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने गाँवों में खुद तो नहीं देखा है, पढ़ा है कि निम्न जाति का व्यक्ति अमीर होने के बाद भी सामाजिक सम्मान हासिल नहीं कर पाता है। तो मार्क्स का जो तरीका था, जो मार्क्सवादियों का है, एक तरीके से देखना, जिसको हम यूनि एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, एक आयामी यूनिडायमेंशनल एक्सप्लेनेशन, कि आर्थिक स्थिति से सारी स्थितियाँ तय होती हैं। ये भारतीय समाज में उतना सच नहीं है, शायद कहीं भी नहीं होता होगा, यहाँ तो नहीं है। तो केवल अमीर हो जाने से, मध्य वर्ग में आ जाने से सब ठीक हो जाता है, ये बहुत ही हसीन कल्पना है, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। आत्मसम्मान, जातीय सम्मान भी महत्वपूर्ण है।